नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग जो युवा कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों में इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। पर आपको बता दें कि कितने सेफ और कितने सुरक्षित हम लोग उत्तराखंड में हैं, उसका उदाहरण आज मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। और इससे पहले भी ये जो किस्सा था आप लोगों को मैंने बताया था। अब सवाल यह है कि भू कानून मूल निवास की मांग करने वाले हम लोग आखिर कितने सुरक्षित नजर आते हैं अपने ही प्रदेश में। हमारे साथ रिटायर्ड दरोगा है नरेश पौंठ्याल जी। उनकी आप बीती, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। पौंठ्याल जी, जानना चाहूंगा क्योंकि मूल निवास भू कानून की बहुत जोरों शोरों से अलग अलग हिस्सों पर मांग चल रही है और ये कहा जा रहा है कि मूल निवास और भू कानून जरूर होना चाहिए, हमारा राइट, हमारा हक होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ इन पिछले बीते 1 से 1.5 साल के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में आप गए हैं, कभी धरने दे रहे होते हैं। कल भी आपकी धर्मपत्नी और आपने धरना दिया। क्या कारण है वो भी जानना चाहूंगा। कितना जरूरी है ये भू कानून, ये चीजें बताइएगा। ये भू कानून की जो और मूल निवास की जो मांग प्रमुखता से जो उठी है, इसके पीछे देहरादून में घटित कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को झकझोर दिया। यहाँ आए दिन जो फौज से रिटायर्ड पर्सन जो यहाँ पे रह रहे थे, उनसे मारपीट की गई और वो मारपीट करने वाले यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के लोग मोस्टली थे। और उन लोगों के साथ कुछ स्थानीय माफिया जो जमीनों के खरीद फरोख्त से अपना घर परिवार चलाते हैं या अपना जो भी शान शौकत वो कर रहे हैं या महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं, लोकल भी उनके साथ इन्वॉल्व है। तो जब ये यहाँ पहाड़ के लोगों के पास हमले हुए इस देहरादून के अंदर, तब लोगों को समझ में आया कि हमने बहुत कुछ इस राज्य में खो दिया। और फिर उन लोगों ने ये मांग उठी कि भाई ये भू कानून होना चाहिए, क्योंकि हर घटना के पीछे बाहर का आदमी था। जो मारपीट हुई, आपने तो सब जगह कवर किया है, आपने उन लोगों के दर्द को दिखाया, या जमीनों में जो कब्जे हुए हैं, तो वो सब लोग बाहर के थे और उनको संरक्षण उन्होंने अपने चेले बना रखे थे, स्थानीय पहाड़ी लोग। तो इसलिए मांग आपको लगा कि एकदम से मूल भू कानून और ये मूल निवास की मांग आई। और फिर दूसरा कि जो सर्विसेज थी यहाँ, उत्तराखंड को एक सर्विस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो यहाँ जंगली जानवरों ने खत्म कर दी, लेकिन जो सर्विसेज में माफियाओं ने अंदर जाके अपनी एंट्री करके और मनमाना तरीके से लोगों से पैसा वसूल करके और उसमें लोगों को रोजगार पे भी डाका डाल दिया, तो लोग यहाँ का जनमानस समझा कि भाई ये यहाँ घपला हो गया उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय पार्टियों ने उसे उस तरीके से, क्योंकि उनका एक बड़ा नेटवर्क है, वो पैसे के बल पे उस तरीके से वो कर लेते हैं, तो इन्होंने गौर नहीं किया, तो लोग फिर सड़कों पे आए। तो इसी तरीके से जमीनों के सिलसिले में भी हो रहा है, आए दिन पहाड़ की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और वो लोग इतने सक्षम नहीं हैं, या यहाँ ये कह लीजिए कि आप पर्वतीय क्षेत्रों की हमारी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, कि हमारे को केवल पूरे 24 घंटे में 12 घंटे भी पूरे हमें काम करने का समय नहीं होता है। नीचे प्लेन में वो रात दिन 24 घंटे काम कर सकता है आदमी, यहाँ नहीं कर सकता। आपको यहाँ 6 बजे बाद यहाँ परमानेंट कर्फ्यू है। आप जंगली जानवरों के भय से सड़क पे नहीं निकल सकते, आप सुबह 7 बजे तक नहीं निकल सकते। और अब तो बाजी बाजी जगह ये स्थिति हो गई पहाड़ों में कि आप दिन में भी सुरक्षित नहीं है, जंगली जानवर दिन में भी जाके हमला कर देते। तो हम लोग इतने असुरक्षित उस मामले में हो गए। तो यहाँ अन्य कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं हुआ जो यहाँ हमारा मूल वो था, पशुपालन यहाँ प्रमोट नहीं हुआ। अब यहाँ तो बाहर की इंडस्ट्री ला रहे हैं, साहब ये यहाँ करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे वो तो राम जाने, लेकिन उनके मूल जो वो है वो यहाँ हिमालय राज्य के जो संपदा है इसको कब्जा करने का उनका। आप अभी लद्दाख का देखिए, आप लद्दाख वालों ने, उन्होंने उस बात को आए हैं और वो वहाँ के लोग कितने जागरूक हैं। बिल्कुल, वो लोग कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है लद्दाख में, और उस हिसाब से उत्तराखंड के लोग अभी एक एक करके पिट रहे हैं, अभी एक एक करके पिट रहे हैं और संपत्ति छीनी जा रही है। मैं भी उसमें एक पीड़ित हूँ, मैं भी। वही मैं आपसे पौंठ्याल जी पूछना चाहूंगा, आपकी जमीन पर रिजॉर्ट बन चुका है, ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ आप तो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, आपको कानून की जानकारी भी है, आप वकालत भी कर रहे हैं साथ में। सवाल ये है कि किस तरीके से ये हुआ, रिजॉर्ट बन जाता है और ये अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर। देखिए साहब, जब माफियाओं को स्थानीय पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिलता है तो फिर व्यक्ति सरकारों से नहीं लड़ सकता।
तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि माफियाओं को संरक्षण राज्य के जो डिपार्टमेंट है, जिनकी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है हमारे उत्तराखंड के लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, वो हमारी तो नहीं कर रही है, वो उल्टा हमें परेशान कर रही है, हमारी एफआईआर नहीं कर रही है। जो एफआईआर हो भी रही हैं तो उनको हल्की धाराओं में एफआईआर कर रहे हैं। तो माफिया तो निश्चित रूप से वो अच्छा, फिर अब माफियाओं ने कोर्ट कचहरी में ये सब काला कोट सब पहन के आधे तो इस प्रोफेशन में भी उतर गए हैं, तो वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और उस तरीके से, और वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे प्रशासन में कौन मदद करेगा। तो राजस्व विभाग में उनके लोग, मतलब माफियाओं की पकड़ यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस के डिपार्टमेंट में पकड़ भी है और वो अंदर प्रवेश भी कर चुके हैं। तो जिसके कारण मेरे जमीन पे जो कब्जा हुआ, ये केवल पुलिस और प्रशासन के वजूद को उन्होंने चैलेंज किया है। प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए, तब जाके मेरे जमीन पे कब्जा हुआ, रिजॉर्ट तैयार हुआ। और जब मैंने उनके विरुद्ध बेदखली का मुकदमा डाला पिछले वर्ष, जब उन्होंने कब्जे किए मार्च में, तो जब मैंने बेदखली का मुकदमा डाला तो हमारा मुकदमा खारिज कर दिया गया। भाई मैं कह रहा हूं मेरी जमीन पे यह आदमी इलीगल तरह से घुस गया है, और भाई मैं एक आदमी किससे लड़ेगा? माफिया तो वो तो अपना पावर से पूरा, वो तो हथियारों से भी आएगा, वो आपको रास्ते में भी अटैक करेगा, वो आपको हर जगह रोकेगा। तो फिर जब प्रशासन, पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है और रेवेन्यू विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो वो तो रिसोर्ट बना ही देंगे रातों रात। वही उन्होंने किया, क्योंकि पिछले साल मार्च में जब मैंने बेदखली का वाद डाला था, तो यदि एसडीएम साहब उस समय उसको बेदखली के वाद को सुनवाई कर देते तो वो रिसोर्ट नहीं बनता। क्यों? वो तत्काल स्टे करना पड़ता उसमें। और वो पुलिस यदि, या फिर हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, पुलिस ही उस समय उन पे जो मैंने तहरीर दी थी और उसमें गैंगस्टर में मुकदमे कायम हो जाते, वो जेल चले जाते, तब भी कब्जा नहीं होता। तो ये दोनों की सह से ये कब्जे हुए, और जब ये कब्जे हो गए उसके बाद मैं फिर कोर्ट में, अब मेरे पे तो केवल एक न्यायालय का सहारा था। और दूसरी बात, हम लोगों के पास, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हथियारों से दूर रहते हैं, और मेरा सबसे अनुरोध है कि आज उत्तराखंड असुरक्षित है, प्रत्येक आदमी को अपने लिए लीगल वेपन लेने चाहिए। आप उसको दूरी ना बनाएं उन हथियारों से। आज यदि मेरे पे लीगल वेपन होता तो मैं समझता हूं कि मैं पुलिस से नहीं, मैं खुद ही सक्षम था अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। हमारे पे वेपन नहीं है, आज सर्विस में हमने लिया नहीं, हमने कहा हमें जरूरत नहीं, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरत नहीं। लेकिन आज माफियाओं के आतंक को देख के मैं सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने लिए अस्त्र ले ले। आपके वक्त पे पुलिस काम नहीं आएगी, आपका वेपन आपके काम आएगा। आप माफियाओं को वहीं निपटा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। हम ये नहीं कहते कि आप बाहर जाके उनको मारे, लेकिन आपकी संपत्ति में यदि एंटर होगा तो आपका ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी संपत्ति और अपने शरीर की हिफाजत के लिए आपको प्रोटेक्शन है कानून में। तो मेरा सबसे अनुरोध है उत्तराखंड के लोगों से कि वो हथियार लें अब, और लीगल वाले लें, लाइसेंसी लें, अवैध रूप से न रखें, आपकी वो मदद करेगा आपकी। भोंटेल जी, दो एक सवाल मन में, जो उत्तराखंड का माहौल इस समय चल रहा है, चाहे मैं हल्द्वानी की भी बात करूं, चाहे आप जैसे आप कह रहे हैं कि ज़मीनों पर आकर और जो लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं, सवाल ये है कि बाहर के जो आप लोग आ रहे हैं उनमें एक स्कीम मुझे लगता है उत्तराखंड में, नोट और वोट, इसकी वजह से शायद ये पूरा खेल चल रहा है। बस दूसरा सवाल ये कि आपने जिस तरीके से कहा कि अपने ही लोग हैं, एक माफिया वो है जो बाहर से आके कब्जे कर रहा है, जो बाहर से आके खुर्द-बुर्द कर रहा है। एक माफिया की अगर संज्ञा दें तो एक वो लोग हैं जो, जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया कि उन्हें प्रशासन का साथ है, उन्हें उन लोगों के साथ है। सवाल ये है कि क्यों साथ दिया जा रहा है, क्यों ये है? क्योंकि तपोवन जैसी जगह में आपकी वो लैंड है, उसके बाद कई लोगों का इस पर क्या इंटरेस्ट है ऐसा, या क्या ऐसी चीज़ें हुई कि आपकी ज़मीन जो है इस तरीके से खुर्द-बुर्द, और उसके बाद रिजॉर्ट बना दिए गए, और हम सब और आप देखते रहे, आपको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, पर और लोग नहीं होते हैं, अमूमन ये जंग हार जाते हैं, वो नहीं जा पाते उस स्तर तक। उस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, कूड़े के लिए कोई नहीं लड़ता। कभी आपने देखा कि कूड़े के लिए लड़ाई होती हो? जो बहुमूल्य चीजें हैं उसके लिए ही लड़ाई होती है। तो उत्तराखंड की धरती, हिमालय की धरती बहुमूल्य धरती है, इस पे इन माफियाओं की गिद्ध दृष्टि लगी है, इसलिए ये सब चल रहा है उत्तराखंड में, और कोई वजह नहीं है। यदि वो, और जब भू कानून आ जाएगा तो फिर यहाँ खरीदार की संख्या कम होगी या ज़्यादा होगी, आप ही बताइए। निश्चित रूप से वो गिरावट आ जाएगी, और जब गिरावट आ जाएगी
तो फिर इन जमीनों पर संघर्ष कम हो जाएंगे। तो इस राज्य के लिए मूल निवास भू कानून बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो ये जमीनों के दाम, बाहर के माफिया, बड़े बड़े बिल्डर, उनको ये धरती हमेशा आकर्षित करती है, उत्तराखंड की धरती। तो ये इस वजह से ये संघर्ष हो रहा है, ये बगैर मूल निवास भू कानून के ये सारी चीजें। और जो उत्तराखंड राज्य ने जो अपना रेवेन्यू का वो बनाया है, क्या कहते हैं, उसकी संहिता जो बनाई है, राजस्व संहिता, वो पेंडिंग है अभी। मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, जो हमारे यहाँ के विद्वान अधिवक्ताओं ने, जिन्होंने बड़ी मेहनत से उसको बनाया। और वो यहाँ किस खाने में सरकार के पड़ी है, तो वो तो देखना चाहिए कि भाई उसे जल्दी से, जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने, जहाँ की हम अपने आप में 5% थे, उस 90% भूभाग वालों ने अपने लिए नई संहिता काफ़ी पहले बना दी, और वहाँ का जो जमीन संबंधी मामले उस संहिता से गवर्न हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को राहत है, क्योंकि उसमें जो राजस्व के मुकदमे हैं, पहले ये वर्षों बरस चलते थे माल के मुकदमे, तो वहाँ जब से संहिता बनी है तो उस संहिता से वो एक टाइम के अंदर उसको निस्तारण, अब जैसे बेदखली का ही मुकदमा है तो इसको ज़्यादा 1 या 2 महीने में निस्तारण हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ देखो आप, बरसों चल रहे हैं, और वहाँ 229 भी खत्म कर दी कब्जे के आधार पर मालिकाना हक के लिए। लेकिन यहाँ अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश ने खत्म कर दी। कब्जा क्या होता है भाई, आदमी बैनामा करके आएगा, कब्जे से थोड़े ना कोई मालिक हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि अभी वहाँ एक पाव की देवी के लोग हमें मिले, उनकी ज़मीन पर 229 भी चल गई। वो आदमी काम के सिलसिले में बाहर रहता है, आदमी यहाँ बरसों बरस अपनी ज़मीन पे नहीं आ पाता है, और यहाँ 2-2, 3-3 महीने में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा पड़ता है, और साहब वो मालिक दूसरे को बना दिया। वो आके फिर कोर्ट से कहीं से नकलें लेगा, कहीं वकील के पास जाएगा, कोई उसे ठगेगा, कोई कुछ करेगा, और तब जाके वो अपनी ज़मीन में फिर वहाँ मुकदमा लड़ेगा। बॉटल जी, एक ये मुझे हास्यास्पद बात लगती है कि देहरादून जैसे शहर में रजिस्ट्री घोटाला हो जाता है, जिसमें रजिस्ट्रियां कैसे नकली रजिस्ट्री बन जाती है, ये भी आपने देखा होगा। निगमों से डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं। सवाल व्यवस्थाओं के ऊपर यहाँ है। आपने लद्दाख का उदाहरण दिया, आप कह रहे हैं भू कानून। अब सवाल ये भी उठता है कि जब तक भू कानून आता है, मुझे तो ये लगने लगा है कि तब तक खुर्द-बुर्द कर दी जाएंगी तमाम जो जमीनें हैं। सवाल यही है कि अभी तो रजिस्ट्रियां गायब हो रही हैं, निगमों से डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, तो अब ये कब तक? क्योंकि इस तरीके की कहानियां भी हो रही हैं। आपके केस में तो सीधे तौर पर आप बोल रहे हैं कि किस तरीके का कब्जा के आधार पर हम हक की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, वो भी हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखो जी, ये डॉक्यूमेंट का गायब होना, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये माफिया लोग उन सब दस्तावेजों को नदारत करवा देते हैं जो किसी के हक को डिक्लेयर करते हैं, और वहाँ पे ये अपना गैरकानूनी पोजीशन पाते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं। और वहाँ अच्छा, दूसरी चीज़, इस स्टेट के अंदर, मैं तो सभी भारत के सभी राज्यों के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जो एम्प्लॉय हैं, उसमें कम से कम प्रत्येक डिपार्टमेंट में 2 या 5% एम्प्लॉइयों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए प्रतिवर्ष। उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, और उसको एक रोटेशन में चलता रहना चाहिए। वो हर वर्ष चिन्हित होने चाहिए कि महाभ्रष्ट कौन है। उत्तर प्रदेश में एक बार IAS एसोसिएशन ने चलाई थी महाभ्रष्ट, यहाँ तो कोई नहीं चला रहा। मुझे लग रहा है या तो यहाँ सारे ही भ्रष्ट है, तो कौन इस पहल को करेगा? उत्तर प्रदेश में उस समय चंद IAS ईमानदार थे, उनको लगता था इसमें इन बेईमानों के चक्कर में तो हमें भी लोग गालियां दे रहे हैं, तो उन्होंने उस मुहिम को चलाया, उसमें फिर कार्रवाइयाँ भी हुई होगी कुछ। तो यहाँ जब तक इस तरीके से स्टेट अपना वो नहीं बनाएगा कि हमें प्रतिवर्ष प्रत्येक जो वैसे डिपार्टमेंट है जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा वो है, उनके 2-3% लोगों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की अनिवार्य रूप से संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तो कुछ सुधार होगा। दूसरी चीज़ आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट तो वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैसा हर जगह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ के लिए पैसे का वो है। ये स्थिति है इस उत्तराखंड की। आपने तो खुद सरकारी डिपार्टमेंट में रहे, ऐसे विभाग में रहे, क्या फ़र्क है उस समय नौकरी का और आज की पुलिस विभाग और या अन्य जो विभाग हैं उनका? क्योंकि सवाल यह है कि क्या बदलाव देखे आपने इस समय में? आपने कहा संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्या इस तरीके के मामले उस दौरान पे नहीं आते थे जब आप सर्विस में थे? क्योंकि अभी लोग जो कह रहे हैं, उनके कमेंट जो है, उनका कहना यह है कि अपने ऊपर जब बात आती है तो इंसान जागता है। ये आप भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल सटीक एक उन्होंने वो किया कि जब आप वहां थे, दरोगा के पद पर थे, इस तरीके के मामले उस दौरान भी थे क्या? या उस तरीके की जो सारी ये चीजें होती है उस दौरान भी थी क्या? या अब कुछ बदलाव देखा गया इतने सालों में? देखो साहब, उस समय भी लोग बेईमानी करते थे, लेकिन उस समय इतना समाज का पतन नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस भी एक समाज का अंग है।
और उस जमाने के मैंने अधिकारियों को देखा, ऑफिसर बिल्कुल ऑनेस्ट आता था। आज ऑफिसर ज्यादा भ्रष्ट है। यदि अधिकारी एक ईमानदार है तो यदि जिले का एसपी ईमानदार है तो मैं नहीं समझता कि किसी दरोगा की या किसी अन्य की औकात है कि वो किसी से 5 पैसा ले ले। लेकिन जब एसपीओ को ही पैसा चाहिए तो फिर वो तो नीचे को खुली छूट देगा ना। तो वो स्थिति है। तो उस समय अधिकारी वास्तविक रूप से ईमानदार थे और आप उनको देखोगे उन पर कोई ऐसे शान शौकत नहीं थी। आम पब्लिक से वो जल्दी से उस तरीके से वो मिलते नहीं थे। काम के सरकारी काम के लिए मिलेंगे, लेकिन ऐसा उनके कोई यार दोस्त नहीं बनाते थे। और अब तो सब यार दोस्त बन रहे हैं। उनको महंगी महंगी चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही है। ये गिफ्ट देने की परंपरा, एक कोई आज नियुक्ति हो जाए किसी पद पे, दूसरे दिन वहां देखो लाइन लग जाएगी उसके फूलों। आज अशोक कुमार को कोई पूछ रहा है? भाई यदि इतने लोकप्रिय अधिकारी थे वो, तो आज क्यों नहीं कोई घर उनके गिफ्ट लेके जा रहा है? जब वो पद पे थे तभी क्यों वहां लिफाफे लेके और उनके बुके लेके खड़े होते हैं लोग? क्योंकि उनको उनसे काम निकालना है। बिल्कुल। तो आज ज्यादा पतन हुआ है और आज पतन नीचे तक हो गया। अब बिल्कुल अब तो बेलगाम है। अब बेलगाम है क्योंकि कोई किसी की इंक्वायरी नहीं करने वाला है। कोई अब ये आए दिन हो रहे हैं, विजिलेंस इक्का दुक्का पकड़ लेती है। अरे भैया इतने बड़े तालाब में इक्के दुक्के से विजिलेंस से पकड़ में काम चल रहा है क्या? अब तो लोग उसने रिश्वत लेने के लोगों ने तरीके बदल दिए। अब कोई वहां पर कौन ले रहा है? उसके एवज में कोई गोल्ड ले रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। और तीसरे चौथे के अभी आपने देखा होगा कि ये हरिद्वार में एक दरोगा वाला किस्सा है, वो पीआरडी वाला पकड़ा गया। अरे भाई पीआरडी वाला क्या काम करेगा किसी का? दरोगा उसका भाग गया। तो अब लोगों ने तरीके बदल दिए हैं। अब इस तरीके के लिए जो हमारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1988 का, उस पर तब्दीली करनी चाहिए। और उसी में मैं कह रहा हूं कि उसमें ये ऐड कर देना चाहिए कि प्रतिवर्ष प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने इतने लोगों की जांच करवाएगा। उसमें चिन्हित करो ना कि कौन की पोस्ट पे रहा है। भाई यदि मेरे पे कोई वैसा पब्लिक रिलेशन वर्क नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? लेकिन जो पब्लिक से जुड़े हुए पोस्टों पे यदि बैठता है तो भैया उसकी इंक्वायरी आप जरूर करें। उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच दें। उसमें फिर वो जो जांच कर रहा है उसका भी एफिडेविट लगेगा कि बेटा कहीं तू भी पैसा लेके बैठा है तो आने वाले टाइम पे जब दोबारा जांचें होंगी तो तुम भी आओगे इसमें लपेटे में। तो अपना व्यवस्थाएं ठीक होंगी। एक आखिरी सवाल करूंगा भौटियाल जी, वीडियोस जो रिजॉर्ट की है वो भी मैं देखना चाहूंगा क्योंकि लोगों को भी ये देख के हैरानी होगी कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये जमीन भौटियाल जी की है। ऐसा लगेगा वो रिजॉर्ट पहले से वहां पर विराजमान है और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट खुले तौर पर की गई है। सवाल यह है कि जब सिस्टम आपके साथ होता है तो आपके हौसले कितने बुलंद हो जाते हैं, उसकी तस्वीर हम दिखाएंगे। तो वीडियोस अगर आपके पास है रिजॉर्ट की तो आप ज़रूर दिखा सकते हैं। आप वीडियोस देखना और फैसला खुद लीजिएगा कि किस तरीके से सिस्टम, और जब सिस्टम अपने साथ होता है तो कितने बेखौफ लोग हो जाते हैं। अभी वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि वहाँ पर शायद ये कई बरसों से रिजॉर्ट बना हो और कभी भौटियाल जी की वो ज़मीन रही ना हो। और कल एक बड़ी घटना हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि फायरिंग वहाँ पर तो हुई, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है रिजॉर्ट, आप देख सकते हैं। तो आपको देख के लगेगा नहीं कि ये कहीं तो इस तरीके के ये रिजॉर्ट आप देख सकते हैं। तो ये है, कल हाई कोर्ट से भी नोटिस हो जाता है, कोर्ट से नोटिस हो जाता है। और उसके बाद कल की घटना क्या हुई वो भी बताइएगा आप। अब हाई कोर्ट वाला जो किस्सा, इसलिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा जब मैंने इन माफियाओं ने मेरे जमीन पर पिछले साल मार्च में कब्जा किया। मैं पुलिस से चीखता रहा, साहब मेरी मदद करो, संपत्ति मेरी कब्जा की जा रही है। तो कहने लगे, पुलिस कहने लगे, साहब हमें नहीं पता जमीन किसकी है। आप देखो पुलिस का किस तरीके से, ऐसा हो सकता है यहाँ तो एक एक इंच जमीन का पता है स्टेट को कि किसकी है, किसका मुकदमा चल रहा है। मुकदमा मेरा स्टेट का है, तीसरा बार आदमी घुस के उसमें रिसोर्ट बना देता है। और मार्च से लेके जब 27 मार्च को मैंने एसडीएम साहब के यहाँ पिटीशन, जब पुलिस ने कोई मदद नहीं करी, यदि पुलिस ही उन्हें भगा देती तो मुझे एसडीएम साहब के यहाँ बेदखली का वाद नहीं डालना पड़ता। और मैंने फिर मजबूरी में जाके मार्च के महीने में एसडीएम साहब के यहाँ बेदखली का वाद डाला। जब बेदखली का वाद डाला तो उनकी भी तो पकड़ तो हर जगह है।
सहायक कलेक्टर के न्यायालय में भी है, कहने को तो न्यायालय है, लेकिन उनकी पकड़ माफियाओं की वहाँ तक है। उन्होंने मेरा वाद खारिज करवा दिया। उसके बाद फिर साहब हम यहाँ आपके गढ़वाल कमिश्नर के यहाँ डाला हमने, वहाँ से भी वाद हमारा खारिज कर दिया गया। फिर मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तो माननीय न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित जी के अदालत से, न्यायालय से, फिर उन्होंने कहा, उस पर बड़ी उन्होंने टिप्पणी करते हुए लोअर को असिस्टेंट कलेक्टर के ऑर्डर को और उनको करते हुए दोनों को कैश किया और कहा कि भाई इस मामले को, ये बेदखली के मामले को आप अकॉर्डिंग सीपीसी और रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार सुने। और वो डिसीजन आया 5 मार्च को 2024 को। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ की हार्ड कॉपी 5 जनवरी 2024 को पंकज पुरोहित जी का वो आदेश आया और फिर उस आदेश के तहत फिर राजस्व ये असिस्टेंट कलेक्टर साहब ने उसको उन पक्षकारों को नोटिस दिए जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया मेरी जमीन पे। जब वहाँ नोटिस गए तो अब वो नोटिस से परेशान है, इसलिए उन्होंने परसों फायरिंग करी और धमकाते हुए कह रहे हैं कि बेदखली का मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी, जमीन तो तुम कभी नहीं ले पाओगे हमसे। तो अब उनके हौसले इस लेवल के हैं कि वो फायरिंग कर रहे हैं। और जो मेरे पे ये शेष जमीन है, ये मैं आपको नक्शे में दिखा रहा हूँ, ये नक्शा है साहब इसका। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कलर, इस कलर पे मैं बैठा हूँ साहब मौजूदा, और जो हरे रंग पे है ये नीचे वाला ज्यादा भूभाग है, इस पे रिसोर्ट बना दिया है माफियाओं ने कब्जा करके और गैर कानूनी रूप से रिसोर्ट चला रहे हैं। और मैंने जब एसडीएम साहब के यहाँ ये प्रार्थना पत्र दिया और मेरा राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि जो गैर कानूनी रूप से कब्जा करके रिसोर्ट चलाया जा रहा है, जब तक बेदखली का वाद मेरा लंबित है तब तक उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए, उस रिसोर्ट को सील कर दिया जाए। क्यों कि उस रिसोर्ट से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं, वहाँ माफियाओं का जमवाड़ा लग रहा है और वो आए दिन हमें धमकी दे रहे हैं। वहाँ से मेरी ज़मीन को कब्जा करने के लिए जो बाहर से भाड़े पे लोग लाए जाते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाश लाए जाते हैं, उनका वहाँ पे संरक्षण, उनको स्टे करवाया जाता है और उसके बाद फिर हमें धमकियाँ दिलवाई जाती है। और इसी क्रम में इन्होंने परसों मुझे डराने धमकाने के लिए वहाँ पे फायरिंग करी। मेरे भतीजे वहाँ पे रहते हैं, मैं तो बाहर काम के सिलसिले में ज़्यादा कदा अपना जाता हूँ वहाँ पे, मेरे भतीजे 2-3 रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ फायरिंग करके और वो लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ डाले उन्होंने। पहले भी तोड़े उन्होंने, मैंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। और जब फिर मैंने परसों की घटना के विषय में, ये 7 तारीख की घटना है, पहले तो उन लोगों ने दिन में घुसे 11 बजे करीब, सारे हमारे वहाँ पे, फिर ये इस वाले भूभाग पे हमारे सीसीटीवी लगे हैं ऊपर वाले भाग पे। तो जब ये घुसे तो घुसने के बाद फिर हमने पुलिस को फिर इतला कर दिया। अब जाता कहाँ, ये तो जिम्मेदारी तो राज्य के नागरिकों की जान और माल की हिफाजत की तो पुलिस की ड्यूटी है। इसी बात की तो सबको तनख्वाहें हैं, जो हम आप टैक्स दे रहे हैं, स्टेट जो सैलरी उससे बांट रही है, वो लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस वो नहीं कर रही है। तो उसने फिर जब उस पर कब्जा किया, वो दोबारा वो उस पर घुस रहे थे, तो हमने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस कहने लगे साहब हमें ज़मीन का नहीं पता। अरे हमने कहा साहब ये हमारी है, ये हमारे पे इंट्रीम ऑर्डर मेरे पास है इसका, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, और मेरा और सरकार का इसमें मुकदमा, ये तीसरा आदमी मैंने कहा इस पर घुस रहा है। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर वो शाम को फिर मैं जब एसडीएम साहब को मैं लगातार फ़ोन करता रहा, मैं दिन भर सहायता मांगता रहा, तो फिर शाम को साहब थोड़ी इन्होंने दरिया दिली दिखाई, या समझ लो कि किस कारण इन्होंने शाम को पटवारी भेजे, पटवारी और कानून को। फिर उन्होंने मौके से उन माफियाओं को हटाया, लेकिन फिर उनके जाने जाते ही, पटवारी और कानून को और पुलिस के जाते ही, फिर माफिया फायरिंग करते हुए, गाली गलौज करते हुए, मेरे उसको बाड़ को तोड़ के, फिर लैट्रिन बाथरूम सब तहस नहस करके, शौचालय को तहस नहस करके, और फिर वहां पे इन्होंने टेंट डाल दिया। फिर हम पुलिस को फिर कॉल करते रहे, किसी ने नहीं हटाया। जब मैंने कहा, मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ पे बच्चे हैं, कल किसी को कोई हमारे जान को तो खतरा, तो 24 घंटे बना है हमें, और मैं लगातार पुलिस से प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ। मैं कहता हूँ साहब वहाँ पे पिकेट लगा लो, जो मेरी ज़मीन पे ये कोई कब्जा ना करे, मेरे को साहब सुरक्षा दीजिए। तो कहते हैं साहब ये यहाँ नहीं रहता। अरे तो भैया क्या बदमाश वहीं घूमते हैं क्या, वो तो कहीं भी पीछा कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने पर। मेरे को आज तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी है।
तो उसके बाद जाके फिर जब मैंने फेसबुक में डाला कि साहब मैं थाने के आगे धरना करूंगा, मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, हम तो फिर जब हमें खेत पे मरना है तो हम थाने के आगे मरे। फिर मेरी पत्नी जब कल 5 घंटे बैठी थाने के आगे, अब मेरी पत्नी थी, परमानंद बलोदी जी थे, सुमन बडोनी जी थे और गुसाई जी थे वहाँ पे, और भट्ट जी थे, अन्य भी लोग औरों ने भी कहा कि हम आ रहे हैं, कि कोई बात नहीं आप परेशान ना हो। उन्होंने मेरे को बड़ा धीरज रखा, मेरा हौसला बढ़ाया उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, और कहो तो क्या वहीं ज़मीन में वो करें। मैंने कहा भाई देखो हम कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम ऐसे कोई वहाँ पर फौजदारी नहीं करना चाहते हैं, और ये पुलिस का काम है, बिल्कुल हम पुलिस को उसको दबाव करें। तो बहरहाल जब हम वहाँ थाने पे बैठे, उसके बाद भी पुलिस ने बड़ी चालाकी करी, क्योंकि पहले एक महिला को जब वो कब्जा करने घुस रही थी हमारे खेत में, मेरी पत्नी ने और मैंने उसे बलपूर्वक खेत से बाहर निकाला। ये मेरा कानूनी राइट है, अपनी संपत्ति और अपनी जान माल की हिफाजत के लिए बल प्रयोग करना रीजनेबल। तो भाई मैंने उसको धक्का देके बाहर खेत से कर दिया, तो इसमें मेरा अपराध है क्या? मेरा कोई अपराध नहीं है। लेकिन पुलिस ने उस महिला का तो मुकदमा लिखा कि साहब नरेश बोंटियाल ने और उसकी पत्नी ने मेरे से मारपीट करी, उसकी झूठी तहरीर पर मुकदमा लिख दिया। और जो मैंने तहरीर दी कि साहब इसने कब्जा करने के लिए मेरे खेत पे प्रवेश किया, उसके सीसी फुटेज मेरे पास है, उसके वीडियो फुटेज मेरे पास है, और उसका हमारा मुकदमा नहीं लिखा। और अब जो है कल इन्होंने कितनी धूर्तता करी, मेरी पत्नी और मेरे लिए न्यायालय में जाके वारंट ले रहे थे कि साहब इन्हें गिरफ्तार किया जाए, कि ये 41 का नोटिस क्यों नहीं पकड़ रहे। मैंने कहा भाई मैं क्यों पकड़ूं नोटिस, जब आप तफ्तीश सही नहीं कर रहे हैं, आप माफियाओं से माफिया प्रस्त होकर आप काम कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, तो मैं कैसे आपको सहयोग करूं। आपको तो मेरे पहले तो इतने प्रश्न उससे सुनिश्चित कर लेने चाहिए थे। जो महिला ये कह रही है साहब मेरे साथ नरेश बोंटियाल ने मारपीट करी, उनकी पत्नी ने मारपीट करी, पहले तो आप ये देख लो ना किसकी जमीन में घुस के आई और क्यों आई, कोई आम जगह थी क्या वो, मेरे खेत में कैसे घुस गई है। और जब हम कह रहे हैं कि बहन जी बाहर चले जाओ, यहाँ ना आओ, उसके बाद भी वो आ रही है, खेत में बनी हुई है, मुझे अभी त्रास्त कर रही है, मेरी पत्नी को अभी त्रास्त कर रही है, हमें मानसिक क्षति कर रही है, शारीरिक क्षति कर रही है, गाली गलौज कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी आरती तो नहीं उतारूंगा, मैं तो धक्के देके निकालूंगा। हमने महिला थी, हमने उसे धक्के देके ही बाहर निकाला, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ, और इतना हमारा राइट है। तो उसके बाद उस पर हमारे विरुद्ध मुकदमा लिख दिया। तो कल वहाँ आईओ थी, क्या नाम कहते हैं उनका, क्या नाम था, पिंकी हैं वहाँ की उप निरीक्षक, वो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ वारंट मांगने गई। तो मैंने इत्तेफाक की बात थी, मैं वहाँ कोर्ट में था, तो बात आई, मैंने कहा सर मैं हूँ उसमें, मैंने कहा वारंट मांग रहे, मैंने कहा सर ये कोर्ट को गुमराह करके वारंट मांग रही है, ताकि कल हमें कहने को मिल जाए सब कोर्ट का वारंट था इसलिए हमने गिरफ्तार किया, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए कि आपने तफ्तीश सही नहीं करी, आप इसलिए कोर्ट से वारंट मांग रहे हैं। और कोई अधिकारी उसको देखने वाला नहीं कि मेरा सबऑर्डिनेट कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कैसी इसकी नौकरी है, कैसे इसने ट्रेनिंग करी है, क्या इसको यही बताया गया ट्रेनिंग में कि कोई सेल्फ डिफेंस में यदि किसी को फोर्स करके बाहर निकाल आप उसको मुलजिम बना देंगे, तो फिर तो आपने जितने इनकाउंटर किए आपके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए था, जितने पुलिस वाले। अरे भाई वो पुलिस वाले यदि इनकाउंटर करते हैं तो सेल्फ डिफेंस में करते हैं ना, उसके बाद एफआईआर लगती है उसमें। तो भाई मैंने भी तो अपने सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको संपत्ति से बाहर निकाला। आपने एक्सपंज क्यों नहीं किया मुकदमा, आपको एक्सपंज करना चाहिए था, उस महिला के विरुद्ध 182 की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे हमारे खिलाफ वारंट। और जब इनको वहां से वारंट नहीं मिला न्यायालय से, तब जाके इन्होंने शाम को 5 घंटे बाद, ये 3:30 बजे इन्होंने मेरी तहरीर पर हल्की धाराओं में मुकदमा लिख दिया, जबकि ये गैंगस्टर के अपराधी हैं। ये इसका मजमून पूरी तहरीर का गैंगस्टर लोग करते हैं जमीनों पर कब्जा फायरिंग करके, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसका जो मजमून है, मैं तहरीर का मजमून क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो थाने का आदमी रहा हूं, तो मैं तो जानता हूं ना इसमें क्या है। इसका पूरा कंटेंट गैंगस्टर एक्ट का है, लेकिन उनको विरुद्ध हल्की धाराओं में 427 क्षति की लगा दी, 504 और 506 जान से मारने की धमकी। ये नहीं कह रहे कि वो फायरिंग करते हुए घुस रहे, दूसरे के परिसर में 447 है, बलपूर्वक आप उसमें कब्जा करने जा रहे हैं, आप पे कोई वो नहीं है। तो उसमें मैं आपको गैंगस्टर एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना, किसी की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करना, कब्जे का प्रयास करना, चाहे वो खुद करे या किसी को भेजे, ये सब उसमें संज्ञेय अपराध की श्रेणी में और हीनियस क्राइम।
लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, और हल्की धारा में मुकदमा करके मुझे पकड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा एक कार्रवाई तो शुरू हुई, वो आगे भी है, आगे बढ़ जाएगा। देखता है पुलिस आगे इसमें धाराएं बढ़ाती है, क्या करती है, उनको सपोर्ट कर रही है या वास्तविक रूप से चीज़ों को कर रही है, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। आखिरी सवाल करूंगा, कौन इसके पीछे नजर आता है, ये सब बड़ा सवाल है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि उसका संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, तभी इनके हौसले इतने मजबूत नजर आते हैं? देखो साहब, बगैर संरक्षण के तो ये काम हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत जरूर है, जिनके अब वो ताकतों का खुलासा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है, उनके इंट्रोगेशन से हो सकता है। ये किसके उस पर कह रहे हैं? अब उसमें दो तो ऐसे है कि वो भाजपा का नाम लेते हैं कि हम भाजपा के पदाधिकारी। अरे भाई, भाजपा को बदनाम कर रहे हो तुम। मैं तो कहता हूं भाजपा के संगठन के लोगों से कि ऐसे लोगों पर आप खुद पुलिस थाने में FIR करवाइए कि जो दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और भाजपा का झंडा लिए घूमते हैं, तुम्हारे संगठन को बदनाम कर रहे हैं। आपकी बड़ी पार्टी है, यदि इस तरीके के चोर उचक्के पार्टी के अंदर रहेंगे तो ये तो धीरे धीरे आपका ही काम खराब करेंगे, ये आपका नाम नहीं करेंगे। ये केवल अपने पेट पूजा के लिए, अपने शान शौकत के लिए, अपनी महंगी शराब पीने के लिए और अवैध रूप से संपत्ति को एकत्र करने के लिए ये वो लोग खड़े हैं इनके साथ। अब इनके पीछे और कौन है, ये तो एक जब तक इनका इंट्रोगेशन नहीं होगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं, ये किससे पोषित हो रहे हैं और कौन सरकार के अंदर इनकी मदद कर रहा है, पुलिस थाने में इनको सपोर्ट कर रहा है, या सिस्टम के अंदर, कहने का मेरा आशय है सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर कौन इनको मदद कर रहा है, ये एक, और इंटेलिजेंस को भी इसमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए उन्हें कि इसके पीछे कौन गैंग है ऐसा कि लोगों के यहाँ इस तरीके से जीना मुहाल कर दिया। मैं 2 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मुकदमे तो मैं पहले से लड़ रहा था, 2019 में सारे मुकदमे मैं क्लियर कर चुका था। इन्होंने जो कब्जों के आधार पर डाले वो डाले, और अब मैं लगातार, मेरी इतनी तहरीरें हैं, पुलिस ने FIR लगा दी मेरे मुकदमों में। कहना हमें नहीं पता है जमीन किसकी है। SDM भी गोलमोल बातें करते हैं, घुमा के बातें करते हैं। जो चीज कागजों में लिखी है उसको पहले पुलिस को पूछने की जरूरत ही क्या है SDM साहब को? तो कागज कह रहा है भाई, खतौनी कह रही है। पटवारी को मौके में बुलाओ, उसके बयान ले लो, उसी पर कर दो। लेकिन वो बचाने का एक कुचक्र है कि मैं इससे पूछूंगा, उससे कुछ और लिखवा दूंगा, इससे कुछ और लिखवा दूंगा, और इन्होंने उस पर FIR लगाई। इन्होंने पहले प्रयास जब किया था तब भी मैंने इनके ऊपर मुकदमा डाला था। यदि वो स्टार्टिंग में पुलिस सही कार्रवाई करती तो आज ये ना तो अवैध निर्माण खड़ा होता और ना इस तरीके के वहां पे ये कल फायरिंग होती। तो जब पुलिस शुरू में लूज करती है किसी मामले को तो वो फिर धीरे 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 ये नासुर बन गया। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला आपने सुना भी और देखा भी किस तरीके से जो हो रहा है प्रदेश में। कल भी टिहरी में भू कानून मूल निवास की रैली है और यहाँ पर एक तरफ संघर्ष करते हुए नरेश मौठियाल जी हैं जो लगातार 2019 से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि सिस्टम के अंदर के लोग वो आखिर कौन है जो संरक्षण जिन लोगों का प्राप्त इन लोगों को है। फायरिंग करते हुए, जैसे कहा कि फायरिंग करते हुए कल आते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, तो बहुत सारे सवाल अभी खड़े होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है और कब वो जो रिजॉर्ट बना दिया गया है इस क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ये सीधी लड़ाई अब सरकार से हो चली है और ये कहते हैं कि सरकारें अपने पे आ जाएं तो बहुत चीज़ें बदल सकती हैं और सरकारें अपने पे आ जाएं तो इंसाफ की एक राह तकते जो नरेश मौठियाल जी हैं उन्हें वो इंसाफ कब मिलेगा ये भी देखने वाली बात है। पर इस मामले पर पूरी जानकारी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।